फर्स्ट ईयर का कोर्स हमारा कंप्लीट है ई-कैट का, तो अब हमने सेकंड ईयर का स्टार्ट करना है और सेकंड ईयर में हमने चैप्टर नंबर 1 से इसको लेके चलना है। अब जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ईयर में हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक डेटाबेस है और एक सी लैंग्वेज है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 डेटाबेस है, चैप्टर 8 टू चैप्टर 14 सी लैंग्वेज है। सो चैप्टर नंबर 1 टू 7 पहले हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस को, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि सी लैंग्वेज के पोर्शन से ज़्यादा एमसीक्यू आया करते हैं ई-कैट में बनिस्बत डेटाबेस के। सो डेटाबेस में कुछ थ्योरी है और कुछ अहम पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का टेस्ट आपका जो है वो कल हुआ फुल बुक का, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपको कल वाले टेस्ट के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। कुछ डिस्कशन अगर करनी पड़ी एमसीक्यूज़ के हवाले से तो वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए जो टेस्ट होता है वो एक सेल्फ असेसमेंट का काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट करने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। सो जो कल का टेस्ट था उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। चैप्टर नंबर 9 और 10 का टेस्ट हमारा रहता था, उसके एमसीक्यूज़ भी कल के टेस्ट में ऐड थे। सो आप लोगों को अपनी तैयारी का पता लग गया होगा चैप्टर नंबर 9, 10 के हवाले से भी। तो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर का जो कोर्स है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो डेटाबेस के ऊपर है कि डेटाबेस क्या है। लेकिन इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में उसने डाटा और इन्फॉर्मेशन की बात की हुई है कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं डाटा के, वो मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको डाटाबेस के बारे में अभी बताता हूँ क्योंकि बुक में शुरू में डाटा के बारे में इंट्रोडक्शन है, तो डाटे की बात करेंगे फिर मैं डाटाबेस की तरफ चलता हूँ, तो आप इसको समझें ज़रा ध्यान से। सिंपल सी डेफिनेशन है पहले तो डाटा और इन्फॉर्मेशन की। आपने ज़हन में रखना है कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो कि सोल्व नहीं होती, अनसोल्व्ड आइटम्स जो होती हैं या अनप्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी प्रोसेस होनी है, जो अनप्रोसेस है, जो भी सोल्व नहीं है, अनसोल्व्ड है, उसे हम डाटा कहते हैं, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। वो चाहे रियल लाइफ हो, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड हो, हम कंप्यूटर की बुक की बात करें या रियल लाइफ में बात करें, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने कलेक्ट किया है लेकिन अभी उसको सोल्व होना है, उसने या अरेंज होना है या सोल्व होना है, तो वो डाटा होता है। इवन के 2+3 भी अगर हम करें तो वो भी हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। अच्छा जी, सो 2+3 वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस हो गई ठीक, वॉइस ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि जो सिंपल हम 2+3 भी अगर करें तो वो भी हमारे पास डाटा होता है, और जब हम 2+3 कंप्यूटर को दे देते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। तो हमेशा हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं और हमेशा वो उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है। ये प्रोसेस जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम हमेशा कंप्यूटर को जो भी काम कहते हैं करने के लिए वो हमारा डाटा होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि डाटे के 3 ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। देयर आर 3 ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन से क्या मुराद है, उसके ऊपर जो हम कोई काम करते हैं डाटे के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है कैप्चरिंग, डाटा कैप्चरिंग, ठीक है। सो डाटा कैप्चरिंग से क्या मुराद है, डाटा कैप्चरिंग का मतलब है डाटा कलेक्ट करना, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटे को गेट करना, डाटे को कलेक्ट करना। जब तक हम डाटे को कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैप्चर द डाटा फ्रॉम सम रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्स, किसी भी जरिए से हम डाटे को कलेक्ट कर लेते हैं, ये डाटा कैप्चरिंग कहलाता है। डाटा कैप्चरिंग जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगला जो काम है, हमने डाटा कैप्चर किस लिए किया, किसी ना किसी काम के लिए तो किया। या तो हमने उसको अरेंज करना था, या तो हमने उसको समराइज करना था, या तो हमने उसको कैलकुलेट करना था। जो भी काम करना था कैप्चरिंग के बाद ही होना है। तो सबसे पहले तो हम डाटे को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद हम डाटे को मैनिपुलेट करते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये मैनिपुलेशन का वर्ड बताया था, इसका मायने, और मैंने कहा था कि ये आगे सेकेंड ईयर में भी जाके यूज़ होगा। और बल्कि अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में हायर से जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये वर्ड जो है वो नज़र आएगा। तो आपने ज़हन में रखना है मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई एक्शन परफॉर्म करना, कोई चेंजिंग करना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना मैनिपुलेशन कहलाता है। तो डाटा मैनिपुलेशन हमारा दूसरा प्रोसेस है। अब मैनिपुलेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम 4 काम कर सकते हैं। पहला जो काम हम मैनिपुलेशन में करते हैं वो होता है क्लासीफाइंग।
क्लासीफाइंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना। कई दफ़ा हमारे पास ऐसा डाटा होता है जिसकी कैटेगरी नहीं बनी होती, डिस्ट्रीब्यूट हमने करना होता है उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में। तो क्लासीफाई करना, क्लासेस बना देना, डाटा की कैटेगरी बना देना, ये भी एक ऑपरेशन है। कई दफ़ा हम डाटा को इसलिए कैप्चर करते हैं ताकि हम उसकी कैटेगरी बना सकें। फॉर एग्जांपल एक एकेडमी में जब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया तो अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, कुछ क्लास फर्स्ट ईयर के थे, कुछ सेकंड ईयर के थे, कुछ ई कैट के थे, कुछ गर्ल्स थी, कुछ बॉयज़ थे। तो उन फिर सेक्शंस थे, तो उन्होंने क्या किया, उस डाटे को पहले कलेक्ट किया, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया कि ये स्टूडेंट इस सेक्शन में, ये स्टूडेंट। तो डाटे को क्लासीफाई करना भी ज़रूरी होता है मोस्टली केसेस में। तो डाटे को हम क्लासीफाई भी करते हैं। इसके अलावा हम डाटे के ऊपर कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डाटा मैथमेटिकल है तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेशन में एक हम क्लासीफाइंग, दूसरा कैलकुलेशन। उसके बाद वो कहता है कि हम सॉर्टिंग करते हैं। और सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, डाटे को अरेंज करना। तो डाटे को अरेंज भी करते हैं हम। तो जैसे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया एक अदारे के पास, तो उसमें उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया। तो ये क्या था? डाटे को सॉर्ट करना। और चौथे नंबर पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है समराइजिंग। समराइजिंग से मुराद है कि जो हमारे पास डाटा है उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। आसान अल्फाज मैंने बताया आपको कंप्रेस करना। वैसे इसका मतलब ये होता है, अगर हम बुक से देखें तो डाटा जो है वो हमारे पास ज़्यादा डाटा हो तो हम उसके अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको निकाल देते हैं, उसको समराइज़ कर लेते हैं। जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनको निकाल के डाटे को थोड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जितना ज़रूरी डाटा है सिर्फ वही मौजूद हो। तो डाटे को समराइज़ भी किया जाता है। तो डाटे के ऊपर जो दूसरा ऑपरेशन था कैप्चरिंग के बाद, वो हम मैनिपुलेशन करते हैं। और मैनिपुलेशन में 4 काम कर सकते हैं: क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। नंबर 3 पे हमारे पास आता है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, जिसका मतलब ये है कि अब हमने डाटे के ऊपर ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लिया, कुछ भी हमने किया, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग या क्लासीफाइंग, जो कुछ भी हमने किया, तो हम क्या करेंगे, अब जो जिस मकसद के लिए हमने ये काम किया था, आउटपुट लेनी थी हमने, ठीक है। तो अब आउटपुट जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको मैनेज करेंगे। मैनेज करने से क्या मुराद है? आउटपुट जब हमें मिलेगी तो हम या तो उसको स्टोर कर लेंगे अपने पास कंप्यूटर पे फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, या तो उसको रिट्रीव करेंगे। मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। तो इसके अंदर हम स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग, इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आया या तो हम उसको अपने पास स्टोर कर लेंगे, या अगर पहले से डाटा पड़ा हुआ था तो उसको रिट्रीव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आगे यूज होगा डाटाबेस में। रिट्रीव का मतलब होता है गेट करना, हासिल करना, ठीक है, उसको निकलवाना, डाटे को कंप्यूटर में से निकलवाना, रिट्रीव करना, ठीक है। यहाँ फिर हम कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है किसी को सेंड कर देना। हो सकता है हमने वो डाटा जो भी परफॉर्म किया हो, जो भी उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया हो, वो हमने किसी को सेंड करने के लिए किया हो, तो हम उसको कम्युनिकेट करवा देंगे। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब है उसकी कॉपी बना लेना, उसका बैकअप बना लेना, ताकि इन फ्यूचर वो इस्तेमाल किया जा सके। तो बैकअप का मतलब आपको पता होगा कि बैकअप से क्या मुराद है, कि डाटे की कॉपी बना लेना ताकि इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकें। अगर ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें, जैसे व्हाट्सएप पे हमारा बैकअप बन जाता है डाटे का, ठीक है। तो ये डाटे के ऊपर 3 ऑपरेशन थे। क्या सबसे पहले हम डाटा कैप्चर करते हैं, उसके ऊपर बाद में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। फिर हम उसके आउटपुट जो हमें मिला उसको मैनेज करते हैं। हमारी मर्जी, हम उसको स्टोर करें या रिट्रीव करें, कम्युनिकेशन करें या उसकी रिप्रोडक्शन करें। तो ये डाटा और उसके ऊपर ऑपरेशंस थे। आपको ये माइंड में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना है। आपसे पूछ सकता है डाटा के ऊपर कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, तो 3 इसका आंसर है। वो आपसे पूछ सकता है कि डाटा मैनिपुलेशन में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, नीचे 4 ऑप्शन हो, ऐसी 3 और ऑल की ऑप्शन हो, या इनमें से कोई एक हो बाकी गलत हो, इसी तरह से पूछ सकता है। या वो कह सकता है कि मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट में हम कितने काम कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं, 1 और 2। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं कि कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से क्या मुराद है? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का मतलब यह है रवायती फाइल सिस्टम, यानी
पहले जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता था रिकॉर्ड्स रखने के लिए, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता होगा कि डेटाबेस बेसिकली किस चीज़ का नाम है। डेटाबेस बेसिकली नाम है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है रिकॉर्ड कीपिंग। जो हम रिकॉर्ड रखते हैं किसी भी अदारे में, स्टूडेंट्स का हो, डॉक्टर्स का हो, पेशेंट्स का हो, किसी का भी रिकॉर्ड हो, बेसिकली वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है, रिकॉर्ड कीपिंग। तो पहले जब डाटा रिकॉर्ड किया जाता था, डाटा को सेव किया जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था, तो वो किस में रखा जाता था, फाइल में। अब रवायती फाइल सिस्टम क्या था, तब की फाइल और अब की फाइल में फ़र्क है। तब क्या होता था और अब क्या होता है, तब हमारे पास रजिस्टर्स होते थे, मतलब सारा काम हम मैनुअल करते थे और जो पेपर वर्क था वो किया करते थे, रजिस्टर्स के ऊपर सारे हम काम किया करते थे। तो ये एक बड़ा अजीब सा काम था, क्योंकि अगर रजिस्टर जो है वो गुम हो जाता है, या फिर अगर जहाँ पे हमारा रूम है, जहाँ पेपर सारा पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता आग लग जाती तो सारा हमारा रिकॉर्ड ज़ाया हो जाता है। जबकि आज ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर पर हो रहा है। आज फाइलें जो है वो डिजिटल हैं, मतलब कंप्यूटर में फाइल्स बनी हुई हैं, और कंप्यूटर जो उनको खोता भी नहीं है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के अपने पास रख सकते हैं, ताकि वो अगर डिलीट हो जाए तो हम उसको दोबारा से इस्तेमाल रिकवर कर सकें। तो पुराना जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या होता था, अब ये ज़रा जो मैं पॉइंट्स बताने लगा ये ज़हन में रखने आपने। पुराने फाइल सिस्टम में ये होता था कि जो एक रिकॉर्ड है वो एक पेज पे हमें नज़र आता था, ठीक है, एक रिकॉर्ड एक पेज पे नज़र आता था। इससे क्या मुराद है, जैसे फ़र्ज़ करें एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड रखना है, फॉर एग्जांपल ई कैट की क्लास का, ठीक है, ई कैट के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड एक रजिस्टर पे रखना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक पेज पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। और रिकॉर्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को, कलेक्शन ऑफ फील्ड। ये आगे भी आएगा तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुने। रिकॉर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। फील्ड किसे कहते हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी फील्ड्स हैं। तो जब ये फील्ड एक पर्सन से रिलेटेड होंगी तो उसे हम लिखेंगे तो वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड, यानी मिलती जुलती फील्ड्स हैं। ऐसा नहीं रोल नंबर किसी का तो नाम किसी का, ये नहीं, रोल नंबर जिसका उसी का नाम, उसी का फादर नेम, उसी का एड्रेस, उसी का फोन नंबर, उसी का CNIC, उसी की क्लास, उसी का सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें एक बंदे से रिलेट करती हैं, तो उसको हम एक पेज पे लिखेंगे, वो एक रिकॉर्ड है। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो एक रिकॉर्ड था वो एक पेज पे लिखा जाता था, और हर पेज पे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता था, ठीक है। और रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, रिलेटेड फील्ड्स। और फिर जब मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मिलते थे तो वो एक फाइल बन जाती थी, वो जिसको मैं रजिस्टर कह रहा हूँ वो बेसिकली फाइल थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। रिलेटेड है ना, मतलब सारे के सारे ई कैट के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं बीच में डॉक्टर का रिकॉर्ड है, बीच में पेशेंट, ऐसा नहीं है, सारे के सारे रिलेटेड हैं, ई कैट के हैं। तो एक रजिस्टर पे हमने एक फाइल में सेव किया तो बेसिकली वो क्या कहलाएगी, फाइल कहलाएगी, वो जिसको मैं रजिस्टर बोल रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ये था कि एक पेज पे एक रिकॉर्ड और मुख्तलिफ रिकॉर्ड मिलते थे तो एक फाइल बन जाती थी। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ये था। उसके बाद अब क्या होता है, अब जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा कंप्यूटर पे सेव होता है, कंप्यूटर में फाइल बनती है, आपको पता है। और एक फाइल के अंदर जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड सेव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की शक्ल में। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे टेबल वाली बात। अच्छा, फाइल की टाइप्स हैं अब हमारे पास, लेकिन ये जो फाइल की टाइप्स हैं ये कंप्यूटर के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसमें उसने ये बताया हुआ है कि पहले इस तरह से होता था। तो अब फाइल की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फाइल, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स MCQ के हवाले से, टाइप्स ऑफ फाइल्स। अच्छा जी, फाइल की टाइप्स, फाइल की टाइप्स एक है हमारे पास मास्टर फाइल। अच्छा, फाइल की टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है, ठीक है। एक है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइल की जो टाइप है वो और मतलब कुछ और हैं, और अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और हैं, अगर हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और हैं। तो सबसे पहले यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। इस्तेमाल करने के हवाले से फाइल की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है मास्टर फाइल, बैकअप फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल। अब ये समझें ज़रा मास्टर फाइल, बैकअप और ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसमें एक दो लाइनें मैं आपको बताऊंगा, वही इसमें से MCQs और वही इनकी डिटेल भी है। मास्टर फाइल वो फाइल होती है जो कि लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, मतलब अभी हमने रिसेंटली जिसको अपडेट किया, जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया, जो इस वक्त हमारे इस्तेमाल में है, हमने उसको सेव किया हुआ है, वो मास्टर फाइल है, ठीक है। और मास्टर फाइल परमानेंट होती है क्योंकि हमने उसको सेव किया होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है, परमानेंट होती है, याद रखना है। उसके बाद आती है ट्रांजैक्शन फाइल, ये हम पढ़ रहे हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से।
ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये वो फाइल होती है जो इस वक्त वर्किंग में है, जो अभी मैंने सामने कंप्यूटर पे ओपन किया, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है हम सेव ना करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मे बी टेम्परेरी हो सकती है, तो वो ट्रांजैक्शन है। तीसरे नंबर पे बैकअप है। बैकअप भी परमानेंट फाइल होती है, और इसका मतलब आपको पता है बैकअप का कि हम जब मास्टर फाइल की कॉपी बना लेते हैं वो बैकअप फाइल होती है, ताकि हम इसे इन फ्यूचर डाटा का लॉस्ट होता है हमारा उदाहरण तो हम इसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास प्रोग्राम फाइल और दूसरी हमारे पास डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डाटा फाइल जिसमें हमारा डाटा होता है, सिंपल इज दैट। तो आपने ये अब याद रखना है, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल जो है उनकी दो एक्सटेंशन होती हैं। कुछ प्रोग्राम फाइल की .com एक्सटेंशन होती है, .com, और कुछ प्रोग्राम फाइल्स की .exe यानी एग्जीक्यूटेबल, ये एक्सटेंशन होती है। तो फाइल जो होती है, जो हमारी प्रोग्राम फाइल होती है, वो उसकी उनमें से या तो .com एक्सटेंशन होगी या .exe होगी। और जो डाटा फाइल होती है वो डिपेंड करता है डाटा कौन सा है। अगर उसके अंदर ऑडियो डाटा है तो MP3 उसकी एक्सटेंशन हो सकती है, अगर वीडियो डाटा MP4 हो सकती है, अगर डाटाबेस वाली फाइल है तो .mdb उसकी एक्सटेंशन होगी। ये बुक में एक्सटेंशन लिखी है, डिफरेंट फाइल्स के लिहाज से डिफरेंट एक्सटेंशन है, ये आपने याद करनी है। ये MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है, वर्ड प्रोसेसर की कौन सी एक्सटेंशन होती है, ASCII टेक्स्ट फाइल की कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब फाइल की जो टाइप्स हैं वो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम फाइल को स्टोर करते हैं, तीन तरह की फाइलें हमारे पास स्टोर होती हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल्स, वो फाइल जिनमें डाटा हमारा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, और जब हमने एक्सेस करना है तो वो भी सीक्वेंस में एक्सेस होगा। लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने आपको जब रैम पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें डाटा डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या है, डाटा जब एक्सेस होना है तो तरतीब से होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाटा पड़ा हुआ है नंबर 10 पे, तो पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब से होके गुजर के फिर 10 पे जाना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, ये ज़रा स्लो होती है इनकी प्रोसेसिंग, जाहिर सी बात है, डाटा जितना दूर है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि रैंडम फाइल दूसरे नंबर पे होती है। रैंडम फाइल जिनको डायरेक्ट फाइल भी कहते हैं, इन फाइल्स में हम डाटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे जाके, दरमियान में कोई भी सीक्वेंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पे, अच्छा, ये रैंडम फाइल फास्ट एक्सेस होती है। तीसरे नंबर पे इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस होती हैं, इनको हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं, सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनका एक नुकसान, अच्छा, ये इसका एक फ़ायदा ये है इंडेक्स सीक्वेंशियल का कि ये वैसे ही फास्ट होती हैं जैसे रैंडम होती हैं, लेकिन इनका नुकसान ये है कि ये हमारी जो स्टोरेज मेमोरी है वो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब उसने डाटाबेस की बात की है कि डाटाबेस है क्या। अब यहाँ पे डाटाबेस की बात होने लगी है। अब अगर याद करें आप थोड़ा सा, अभी अब से कोई 5-7 मिनट पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जब रिकॉर्ड मिल जाते हैं, जब कलेक्शन ऑफ फील्ड्स हों, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड वो रिकॉर्ड बन जाते हैं, और जब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड हो तो वो क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, मिलती जुलती फाइल्स मिल जाएं तो वो फिर डाटाबेस बन जाता है। ये डाटाबेस की एक्चुअल डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। रिलेटेड से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एकेडमी है, उनके पास एक अपना डेटाबेस है, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो रिलेटेड होंगी। टीचर की होगी एक फाइल जिसमें टीचर का रिकॉर्ड है, एक फाइल होगी स्टूडेंट्स की, एक फाइल होगी एम्प्लॉइज़ की, ठीक है। तो ये रिलेटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि एकेडमी के डेटाबेस के अंदर एक फाइल डॉक्टर की है, एक फाइल टीचर की है, डॉक्टर टीचर का ताल्लुक नहीं बनता, ठीक है। तो रिलेटेड फाइल्स मिले तो वो डाटाबेस बनता है, ये आपने याद रखना है। जिस तरह बैंक की उसने बुक में एग्जाम्पल दी है कि बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, ऑटोमोबाइल लोन्स वगैरह, ये सारे बैंक की फाइल्स रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो ये बैंक का डाटाबेस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि डाटाबेस के हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। डाटाबेस के 4 कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम डाटाबेस को सेव करते हैं, डाटाबेस पे वर्किंग करते हैं, तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो वर्किंग में आते हैं, हरकत में आते हैं। इन 4 में से कोई एक भी मिस हो गया, डाटाबेस कंप्लीट नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह से यहाँ पे डाटाबेस के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट हमारे पास हार्डवेयर है, जिसमें हमने डाटा स्टोर करना है, ठीक है। वो हमारी कोई हार्ड डिस्क हमें चाहिए, जिससे हमने डाटा को एंटर करना है, इनपुट डिवाइसेस हमें चाहिए। जिससे हमने डाटाबेस को देखना है, वो आउटपुट डिवाइसेस हमें चाहिए। मतलब जितने भी हार्डवेयर के पार्ट यूज़ में आ रहे हैं डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, वो सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं, तो वो सारे डाटाबेस का कंपोनेंट कहलाएंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हम डाटाबेस स्टोर कर रहे हैं। कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होगा ना जिसके अंदर हम डाटाबेस का डाटा स्टोर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने डाटाबेस बनाया है। तीसरा कंपोनेंट है डाटा। कोई ना कोई तो डाटा है जो हम एंटर कर रहे हैं, डाटा ही नहीं तो डाटाबेस कैसे बनाएंगे? कोई डाटा है तो हम डाटाबेस बना रहे हैं ना। और
चौथे नंबर पे हमारे पास पर्सनल्स आते हैं। पर्सनल वो का मतलब है बंदे, वो लोग जो डेटाबेस को जब हम इस्तेमाल करें तो वो मतलब कुछ लोग यूज़ करते हैं जो यूज़र होते हैं कुछ एनालिस्ट होते हैं जो डेटाबेस बनाते हैं, कुछ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर करते हैं, कुछ एंट्री वाले लोग होते हैं। तो जितने भी लोग हैं इस पर्सनल्स में आते हैं। तो ये 4 डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। उसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स, डेटाबेस के मकासद। ये ज़रा ध्यान से समझना आपने, इंटर लेवल पे इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस लेवल पे इनकी डेफिनेशन के एमसीक्यू आ सकते हैं, मतलब डैश लगा के डेफिनेशन पूछे और ओके इज़ कॉल्ड डैश, तो वो आ सकता है। बाकी इंटर लेवल पे इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली चीज़ है डाटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंबाइन करना। मैथमेटिक्स में आप लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में उसको एक्सपैंड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उस वो जो इक्वेशन होती है। लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसको वापस उस फॉर्म में लेके आते हैं जिस जहाँ पे डेरिवेटिव में वो मिली थी। तो इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली कंबाइन करना। ठीक है, तो डेटाबेस का एक मकसद ये है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करके एक जगह पे रख देना और लोग अपनी अपनी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सके। जैसे यूट्यूब का डाटा है, यूट्यूब के ऊपर जितना डाटाबेस पड़ा हुआ है वीडियोस का, वो सारा का सारा एक जगह पे जो है वो कंबाइन हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, बाकी लोग उसको अपनी अपनी जगहों से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस जो है वो फिजिकली दूसरी लोकेशन से एक्सेस किया जा रहा है, जो भी डाटाबेस के अंदर डाटाबेस पड़ा हुआ है, लेकिन फिजिकली वो एक सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो डाटा इंटीग्रेशन इसका एक मकसद था कि हम डाटा को इंटीग्रेट कर सकें, इसलिए डाटाबेस को कंप्यूटर में स्टोर करना शुरू किया उन्होंने, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को कट आउट करके। उसके बाद हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सालमियत, मतलब तसलसल। तो इंटेग्रिटी से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर डाटा बेस के अंदर डाटा एक से ज़्यादा जगहों पे पड़ा हुआ है, तो एक जगह से अगर हम उसको चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी तमाम जगहों से वो चेंज हो जाए, ये एक मकसद था। जबकि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो था रजिस्टर्स के ऊपर, वहाँ हम ये नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में एक स्टूडेंट है जिसका रिकॉर्ड क्लर्क के पास भी मौजूद है, प्रिंसिपल के पास भी मौजूद है, उसके क्लास इंचार्ज के पास भी मौजूद है। स्टूडेंट ने अपना फ़ोन नंबर चेंज करवाया, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं फाइलों के ऊपर जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था वो है, तो स्टूडेंट ने अपना फ़ोन नंबर चेंज करवाया क्लास इंचार्ज से, लेकिन क्लर्क के पास उसे अलग से चेंज करवाना पड़ेगा, प्रिंसिपल के पास अलग से चेंज करवाना पड़ेगा। जबकि हम ये चाहते थे कि भाई एक जगह पे चेंज करें तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगहों पे चेंज हो जाए, तो ये काम कंप्यूटर ही कर सकता है। तो हमने फिर कंप्यूटर में डाटा को सेव करना शुरू किया और एक जगह चेंज करने से बाकी जगह भी चेंज हो गया। इस जो मकसद है इसको कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी। तीसरे नंबर पे आता है डाटा इंटरडिपेंडेंस। इसमें इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे इन्हिसार करना। फाइल का फॉर्मेट, फाइल का जो भी फॉर्मेट है और जो हमारे पास प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर, फाइल का फॉर्मेट और जो अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर में हमने वो फाइल बनाई हुई है, जाहिर सी बात है कोई तो सॉफ्टवेयर होगा ना जिसमें डाटाबेस बनाए, जिस सॉफ्टवेयर में हमने फाइल बनाई है उसका एक खास फॉर्मेट होगा और जो अंदर डाटा पड़ा हुआ उस फॉर्मेट के मुताबिक होगा। अगर हम फाइल का फॉर्मेट चेंज करते हैं तो डाटा भी चेंज हो जाता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और अगर हम डाटा चेंज करते हैं फाइल का फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। आपको पता है कि हमारे पास एक वीडियो डाटा मौजूद है, वीडियो फाइल है, फर्ज करते हैं वीडियो मेरे पास, तो उसकी एक्सटेंशन, उसका फॉर्मेट क्या होगा, .mp4 होगा या .m4v, जो भी वीडियोस के एक्सटेंशन होती हैं। लेकिन जब मैं अंदर डाटा को कन्वर्ट कर लूँगा ऑडियो में, तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सटेंशन, उसका फॉर्मेट चेंज होके .mp3 .wav इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से डाटाबेस के अंदर भी ये मकसद था कि भाई अगर हम डाटा के फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट चेंज करते हैं, डाटा भी, या अगर डाटा चेंज करते हैं तो फाइल का फॉर्मेट भी चेंज हो जाए। तो ये काम भी कंप्यूटर में ही हो सकता था, तो इसलिए डाटाबेस को कंप्यूटर में ऐड करने की कोशिश की गई और फिर ये आइडिया जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स जो हैं इनमें कुछ पॉइंट्स में आपको मैं बताऊंगा, आपने वो याद रखने हैं। डेटाबेस मॉडल होता क्या है पहले तो ये समझें। डेटाबेस मॉडल से मुराद है कि जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, किसी कंपनी का एक बड़ा डेटाबेस बनाते हैं, आपको पता है डेटाबेस से क्या मुराद है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, मतलब फाइल्स की कलेक्शन जो है वो डेटाबेस बनती है। तो एक इदारे के अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो डेटाबेस की जो फाइल्स हैं उनको आपस में कंबाइन भी किया जाता है। कंबाइन क्यों किया जाता है, देखें कंबाइन नहीं होगी तो वो जो हमारे मकासद हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव, वो कैसे पूरे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक जगह अगर डाटा हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह भी चेंज हो जाए, तो कैसे चेंज होगा, लिंक होगा तो चेंज होगा ना। अगर एक डाटा 3 फाइल्स में पड़ा हुआ है, उन तीनों फाइलों का आपस में लिंक होगा तो दूसरी जगहों पे चेंज होगा। तो डेटाबेस को आपस में रिलेट करना, डेटाबेस के जो फाइल्स हैं उनको आपस में रिलेट करना, उनका रिलेशन बनाना, इसे कहते हैं रिलेशन बनाना। उनका आपस में रिलेशन बनाना भी ज़रूरी होता है। अब रिलेशन बनाने की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, किसी ने किसी तरीके से रिलेशन बनाया होता है, किसी ने किसी तरीके से बनाया होता है। इस चीज़ को, इस रिलेशन बनाने के तरीके को हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिपोलॉजी हमने पढ़ा था,
कि नेटवर्क बनाने का जो मॉडल है उसे उसमें हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या पेयर टू पेयर और हाइब्रिड, ये भी नेटवर्क मॉडल था, मतलब नेटवर्क की बनावट। इसी तरह डेटाबेस की बनावट क्या है, तो तीन हमारे पास यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारी होती हैं मॉडल, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स में बेसिक तीन है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हायरार्किकल है। हायरार्किकल एक ऐसा मॉडल होता है, इसके 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है। हायरार्किकल मॉडल ऐसा मॉडल होता है जो इन्वर्टेड ट्री की तरह होता है। इन्वर्टेड ट्री का मतलब है उल्टा दरख्त, मतलब उल्टा ट्री जो है कैसे, जैसे ट्री के नीचे दरख्त जो होता है उसके नीचे जो है उसकी जड़ होती है, फिर उसके बाद तने, फिर उसकी शाख और पत्ते, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो है वो केस ज़रा डिफरेंट है। इसमें जो सबसे पहली फाइल है एक रूट, मतलब इसकी जो जड़ है वो सबसे ऊपर होती है। ये डायग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, ये डायग्राम इस तरह से इसकी बनाई जाती है। उसके बाद आगे उसकी जो है वो मज़ीद एंटिटीज़ हैं। अब एंटिटी क्या होती है, ये वैसे आपको पता होगा एंटिटी क्या होती है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर पढ़ के आए हैं। एंटिटी टेबल को ही कहते हैं, जो टेबल होता है उसे एंटिटी कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस चीज़ के बारे में टेबल में डाटा स्टोर हो रहा है, टेबल से मुराद फाइल, जिस चीज़ के बारे में फाइल में डाटा स्टोर हो रहा है वो एंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट की फाइल है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एंटिटी है, ठीक है। जो सबसे ऊपर होती है ना एंटिटी, इसे कहते हैं रूट एंटिटी, रूट, क्योंकि इसी से सारे आगे निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अदारे का हेड है, बॉस है, उसने आगे मैनेजर्स रखे हुए हैं, मैनेजर से आगे सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर से आगे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये एक अदारे की तरह है, इसलिए इस मॉडल को, हायरार्किकल मॉडल को कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह दिखता है। एक अदारे का जो चार्ट होता है कि एक बॉस है, उसने सिर्फ जो मैनेजर्स हैं उनसे ही रब्ता करना है, मैनेजर्स ने आगे सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर्स ने आगे वर्कर से रब्ता करके उनसे काम करवाने हैं। तो ये एक हायरार्की, इसे कहते हैं हायरार्की, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो इसलिए इसको इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। रूट नोड सबसे ऊपर होती है, तो इसे रूट नोड भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर मैंने बताया कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें नोड्स कहते हैं। तो ये रूट नोड है, सबसे ऊपर एंटिटी नंबर 1 फर्ज करते हैं, जो भी एंटिटी है, जैसे बॉस की है, ओनर है, जो भी है। फिर उसके आगे मैनेजर्स हैं, ये एंटिटी नंबर 2 है, ये एंटिटी नंबर 3 है। ये जो दो एंटिटीज़ हैं, ये दोनों, ये असल में चाइल्ड एंटिटीज़ है इसकी, और ये पेरेंट एंटिटी है इन दोनों की, ठीक है। जो नीचे एंटिटी होती है वो चाइल्ड एंटिटी होती है, और जो ऊपर एंटिटी है वो पेरेंट एंटिटी होती है। और जो सबसे ऊपर है उसे हम रूट एंटिटी या रूट नोड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह जो डेटाबेस का मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं, या आपसे पूछ सकता है वो कि जो सबसे ऊपर एंटिटी होती है हायरार्किकल मॉडल में उसे क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। या वो आपसे पूछ सकता है कि इन्वर्टेड ट्री लाइक डायग्राम किसकी हमें नज़र आती है, वो हमें हायरार्किकल मॉडल की नज़र आती है। तो मॉडल हम कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, कि आपकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं इस तरह का डाटाबेस बनाओ, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अदारे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। दूसरे नंबर पे नेटवर्क मॉडल होता है। नेटवर्क मॉडल में कोई सीक्वेंस, कोई तरतीब नहीं है, कोई भी एंटिटी किसी के साथ भी कनेक्ट की जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है एंटिटी 2 एंटिटी 3 हायरार्किकल मॉडल के केस में ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर नेटवर्क मॉडल की बात करेंगे, ये आपस में भी कनेक्ट हो सकती हैं, ये इसके साथ भी कनेक्ट हो सकती है, बल्कि ये इसके साथ भी हो सकती है, कोई भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। इसे नेटवर्क मॉडल कहते हैं। इसलिए नेटवर्क मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि नेटवर्क मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसने यहाँ पे आई थिंक बुक में मेंशन भी किया होगा, हाँ जी, उसने लिखा हुआ है कि इसकी डायग्राम बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और हायरार्किकल मॉडल की निस्बत जो है ये इसके अंदर रिलेशनशिप ज़्यादा बनते हैं। हम जो है वो चाइल्ड को चाइल्ड के साथ भी मिला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास रिलेशनल मॉडल आता है। रिलेशनल मॉडल जो है ये टेबल्स को आपस में कनेक्ट करता है, रिलेशंस को, और इसमें आपने याद रखना है कि ये ऐसे हमें दिखता है जैसे हायरार्किकल और नेटवर्क का कम्बिनेशन है। मतलब एक हायरार्किकल मॉडल आप बना लें और उसके जो चाइल्ड एंटिटीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ नीचे भी मिला दें, एक हायरार्की भी बनी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो दिखने में ऐसे, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है रिलेशनल मॉडल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसके अंदर हम डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं उसे डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस से मुराद क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम डेटाबेस बना रहे हैं उसे हम डीबीएमएस कहते हैं। अब डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव से मुराद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मकासद हैं वो क्या हैं, कौन कौन से थे। एक है शेयरबिलिटी, सिंपल है, शेयरबिलिटी से क्या मुराद है कि डाटा को हम शेयर करवा सकें, कि ये मकसद था। दूसरा मकसद था अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डाटाबेस जो है वो अवेलेबल हो, हर एक के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो। अब यूट्यूब का जो सर्वर है, यूट्यूब के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है,
ठीक है, वो इजीली हर एक के लिए एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स उसको देख रहा है उस वीडियो को, क्योंकि वीडियो तो एक ही है, एक शख्स उसको देख रहा है तो वो कहे कि नहीं अभी तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक शख्स देख रहा है तो दूसरे को वो उसकी एक्सेस ना दे, ऐसा नहीं होता। एक शख्स अगर एक वीडियो देख रहा है तो उसी वीडियो को हज़ारों करोड़ों लोग भी देख सकते हैं एट द सेम टाइम। तो ये एक्सेसिबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है कि वीडियो अवेलेबल है हर एक के लिए। तो डाटा बेस में डाटा जो है वो एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए हर एक के लिए, ये भी मकसद था। उसके बाद है एवॉल्वेबिलिटी। एवॉल्वेबिलिटी का मतलब है कि जब ज़रूरत बढ़ती जाए यूज़र की, फॉर एग्जांपल एक कंपनी नहीं थी तो उसके पास इतना रिकॉर्ड नहीं था, स्टूडेंट्स कम थे, आस्ता आस्ता स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ बढ़ते गए तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई। तो जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे उसकी एबिलिटी भी बढ़ती जाए, वो सर्विसेज देता जाए अगले बंदे को। ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर जवाब दे दे, टाइम आए कि सॉफ्टवेयर जो है वो जवाब दे दे फिर हमें नया खरीदना पड़े। तो वक्त के साथ साथ यूज़र की जैसे नीड ग्रो कर रही है या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है तो सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट आए। जैसे आजकल जो है वो हमारे पास अपडेट आती है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की, तो ये भी एक मकसद था इसका। उसके बाद है डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो है ये वही है, वो कहता है कि डाटा चूँकि मल्टीपल फाइल्स में पड़ा होता है तो एक मुनासिब इंटेग्रिटी के कुछ कंस्ट्रेंट मतलब कुछ शराइत हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया एक जगह पे चेंज हो दूसरी जगह पे चेंज हो, यहाँ पे भी इसका तकरीबन वही मतलब है। यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है अडेक्वेट इंटेग्रिटी। अडेक्वेट का मतलब होता है मुनासिब। एक मुनासिब इंटेग्रिटी के जो कंस्ट्रेंट्स हैं मतलब रूल्स हैं, उनकी जो शराइत हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए ताकि डेटाबेस में खराबी पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि एक जगह हमने चेंज कर दिया बाकी जगह चेंज ना हुआ हो, एक जगह हमने डिलीट कर दिया एक रिकॉर्ड दूसरी जगह वैसे ही फिर पड़ा हो, ठीक है ना। तो ये कुछ मसले मसाइल होते हैं जिससे बचने के लिए फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का इंतखाब किया गया कि भाई कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें हम डेटाबेस बना सकें। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनके, जो मेन पॉइंट्स हैं अगर मैं उनका मतलब ही बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा। पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है ये बात समझिएगा ज़रा ध्यान से। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो कहता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और डीबीएमएस और हमारा डेटाबेस, ये डायग्राम देखें ज़रा। वो कहता है ये तीन चीज़ें हैं, एक है एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा है डीबीएमएस और तीसरा है डेटाबेस। आपको पता है डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। आपको पता है डीबीएमएस क्या है? जिस सॉफ्टवेयर में हम ये डेटाबेस बना रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो डीबीएमएस को चलने की सहूलत दे रहा है। हमारी विंडो में पहले छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जिनके जरिए हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस होती है हमारे कंप्यूटर में जो हमें ये वाले काम करने की सहूलत देती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो डीबीएमएस है, ये किसके ज़रिए से चल रहा है? ये बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए चल रहा है। और ये जो डेटाबेस है ये किसके जरिए चल रहा है? ये डीबीएमएस के जरिए चल रहा है। इसका मतलब है कि डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सेंटर में लाई करता है बिटवीन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। डेटाबेस का एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसके साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट लिंक कह सकते हैं बाय यूजिंग डीबीएमएस। दीज टू कंपोनेंट्स आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, लेकिन वैसे दरमियान में ये लाई करता है। हाँ, अगर हम इसको छेड़ते हैं, इसका डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाटा इंडिपेंडेंस है, मतलब डाटा आज़ाद है इसके अंदर जो पड़ा। और अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को करते हैं ये करप्ट होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ताल्लुक इसके साथ है, ठीक है। अगर ये खराब होती है तो इसको फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके खराब होने से इससे कोई फर्क, यानी ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, दोनों बेसिकली सेंटर में जो डीबीएमएस है इस पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक इसका फ़ायदा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस जो है वो दोनों एक दूसरे पे फर्क नहीं डालते। दूसरा इसका फायदा है सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर्स। सोफिस्टिकेटेड का वैसे उर्दू मानी नफीस होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बेहतरीन सिक्योरिटी के फीचर इसके अंदर मौजूद होते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी के फीचर हमें मिलते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर से मुराद ये है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं वैसे वैसे बेहतरीन फीचर इसके अंदर मौजूद हैं जिनको हम अप्लाई करके डेटाबेस की सिक्योरिटी को, अपनी प्राइवेसी को यकीनी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक बंदे ने अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाया हुआ है, वो पासवर्ड जब ओपन होगा तो वो कंप्यूटर में
जाके उसको अपने डेटाबेस को एक्सेस करेगा। आगे डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, सिक्योरिटी है, ठीक है, उसने उस पासवर्ड को ख़त्म किया, आगे गया तो आगे जब उसने डेटाबेस में डाटा चेंज करना था तब भी उसने उससे पासवर्ड मांगा। तो ये क्या सिक्योरिटी करेगी, क्योंकि डेटाबेस जो है ना इसके अंदर हमारा डाटा बड़ा सेंसिटिव होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि खुदानास्ता अनऑथोराइज पर्सन जो है वो आके हमारे पूरे के पूरे डाटे को डिलीट कर दे, तो कंपनी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उन्होंने कैसे स्टोर किया, एक एक करके किया साथ साथ। अब जब सारा एकदम से खुदानास्ता अगर कोई डिलीट कर देता है तो फिर एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड वो एक टाइम पे इकट्ठे कैसे सेव करेंगे, एक नामुमकिन सी बात है। जिसको कहेंगे वो बंदा भाग जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि साथ साथ जैसे जैसे एडमिशन आते गए वो रिकॉर्ड एंटर करते गए, ये तरीकाकार होता है। सो जो डेटाबेस है हमारा उसके अंदर सिक्योरिटी के फीचर जो हैं वो अच्छे होते हैं। ये एक एडवांटेज है डेटाबेस का कि इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर अच्छे होते हैं, कोई भी इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। आपको पता है कि डेटाबेस की फाइल का बैकअप बन सकता है ताकि इन फ्यूचर हम उसको रिकवर कर सकें। उसके बाद है एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़, ये हमने पीछे भी पढ़ा। एडवांस कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब है, जैसे हमने अवेलेबिलिटी पढ़ा ना, उसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि एडवांस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो अपडेट आती रहती है, ये भी किसका फ़ायदा है, एडवांस चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये एडवांस कैपेबिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर डेटाबेस हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इतने टेबल्स ऐड हो गए, कंपनी ग्रो कर गई, कंपनी बढ़ गई, इतने टेबल्स हो गए कि डेटाबेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। एडवांस कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं। अच्छा, वैसे तो ये इसके नुकसानात हैं कुछ, लेकिन इन नुकसानात की बजाय इसके जो है ना फ़वाइद ज़्यादा हैं, इसलिए हम इन नुकसानात को जो है वो इग्नोर करके इसके फ़वाइद देखते हैं और इसको यूज़ करते हैं। जैसे क्या है नुकसानात देखते हैं। रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्टाफ है जिसने यूज़ करना है, रिक्वायरिंग टू मच टू डू लिटिल, हाँ, वो कहता है कि एक छोटे से काम को करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना था, मैंने एक स्टूडेंट का सिर्फ फ़ोन नंबर देखना था, उसको कॉल करनी थी, उसका फ़ोन नंबर देखना था। तो मैं डेटाबेस में गया, उसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड लगाया, मैंने स्टूडेंट वाली फ़ाइल ओपन की, उसने मुझे पूछा कौन सी फ़ाइल में जाना है, स्टूडेंट की क्लासेस वाइज फाइल्स थी, उस फाइल में गया, आगे पासवर्ड था, उस पासवर्ड को ब्रेक किया। हालांकि पासवर्ड लगाना सिक्योरिटी में एक फीचर अच्छी बात है, लेकिन कई दफ़ा हमारे लिए ही जो है ये सर दर्द बन जाता है। तो उसमें पासवर्ड लगाया, उस फाइल में गया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च किया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सामने आया, फिर उसका फ़ोन नंबर निकाला। तो एक फ़ोन नंबर निकालने के लिए मुझे इतने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि ये इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजरना पड़ रहा है, बार बार हमें पासवर्ड और बार बार मुख्तलिफ ऑप्शन में जाना पड़ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिक्वायर्स एडिशनल सिस्टम ओवरहेड, रिक्वायरिंग टू मच टू डू टू लिटल, रिक्वायरिंग टू मच टू डू टू लिटल। एक छोटे से काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। डेटाबेस के अंदर काम करना इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, इसके लिए जो है वो एक्सपर्ट्स चाहिए, जो या अगर एक्सपर्ट्स नहीं भी हैं तो स्टाफ की कम से कम ट्रेनिंग चाहिए, जो कम से कम इसको यूज़ करना सीख जाएँ, जितनी उनकी ज़रूरत है उतना वो उसको सीख जाएँ, ठीक है। जितने भी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज वगैरह, इनमें हर बंदा तो आईटी से रिलेटेड तो नहीं ना होता, जो मैनेजमेंट में बैठा हुआ है जो इसको यूज़ करता है, तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उसको सिखाया जाता है पहले कि भाई ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी बंदा आके इसको कर ले, ठीक है। तो ये एक इसका नुकसान है। उसके बाद प्रॉब्लम कैन मल्टीप्लाई इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। वो कहता है कि अगर हमने इन्वायरमेंट गलत सेलेक्ट कर लिया, मतलब अगर हमने उसका मॉडल ही गलत बना लिया, हमारे इदारे के मुताबिक डेटाबेस का मॉडल होना चाहिए था हायरार्किकल, हमने उसको बना लिया नेटवर्क गलती से, तो एक छोटी सी गलती जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो इतनी बढ़ेंगी कि वो प्लस नहीं होंगी बल्कि मल्टीप्लाई होंगी। मतलब एक प्रॉब्लम है तो वो दो हो जाएंगी, और अगर हम उसको मजीद उसके अंदर काम करते रहेंगे, उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो अगर इसको जल्दी ना देखा गया तो एक टाइम आएगा कि पूरा डेटाबेस जो है वो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सी बात हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये एक इसका नुकसान है, तो बड़े ध्यान से काम करना होता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है फिर हमें उसका खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है, सारा डेटाबेस दोबारा बनाना पड़ता है, कई दफ़ा हमें फाइनेंशियल भी लॉस होता है। उसके बाद डेटाबेस मस्ट बी कंसिडर कॉर्पोरेट रिसोर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डाटा जो है हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो प्राइवेट हो,
लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारा डेटाबेस प्राइवेट नहीं हो पाता, हमें अक्सर इसको लोगों के साथ शेयर करना पड़ जाता है। लाइक बैंक्स का डेटाबेस होता है, वो दूसरे बैंक के साथ उन्हें मजबूरन शेयर करना पड़ जाता है, ताकि अगर कस्टमर किसी दूसरी ब्रांच में या किसी दूसरे बैंक से भी जाके चेक कैश करवाता है तो उसके पास उसका रिकॉर्ड हो, ताकि वो उसको पैसे दे सके। तो बैंक वालों के पास मजबूरी बन जाती है स्पेसिफिक डाटा, सारा नहीं लेकिन स्पेसिफिक दूसरे बैंक्स को अपना रिकॉर्ड दिखा सकें, उनके लिए मजबूरी बनी हुई है। तो ऐसा भी कई दफ़ा हो जाता है। उसके बाद नीड ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। डिक्शनरी समझें ज़रा स्टूडेंट्स, ये आगे भी इसका जिक्र है। डाटा डिक्शनरी से मुराद है कि डाटा बेस में हमने जो काम किया हुआ है, जैसे जैसे टेबल बनाए उनके अंदर हमने रिकॉर्ड सेव किए, उन टेबल्स को आपस में रिलेट किया, मॉडल कौन सा बनाया, ईच एंड एवरी डिटेल जो हमने काम किया उसको एक फ़ाइल में सेव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया एक अदारे का, और अब दूसरा बंदा आके उसको यूज़ करना चाहता है, तो वो उसको देखते नहीं समझ सकता। अगर मैंने उसकी डाटा डिक्शनरी बनाई होगी, मतलब फाइल जिसके अंदर सारी डिटेल है कि भाई ये मैंने काम ऐसे किया था, फिर वो उस फाइल को देखेगा, समझेगा, फिर उसे पता लगेगा कि ये काम ऐसे है। ठीक है, जैसे एक बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है, उसने अपने हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई दूसरा बंदा आके उसकी कोडिंग देखेगा तो उसे बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए उसको समझना, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से काम किया होता है। इसी तरह से डाटाबेस के अंदर जिसने जिस हिसाब से काम किया, अगर वो डिक्शनरी बना देगा फिर तो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नया बंदा आता है डाटाबेस को यूज़ करने के लिए, डाटाबेस को जो है उसके अंदर कोई डाटा एंटर करने के लिए, उसको जो है वो टेक ओवर करने के लिए, तो पुराना बंदा, जब तक पुराने बंदे ने अगर डिक्शनरी बनाई होगी तो फिर उसको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी नए वाले बंदे को। डिक्शनरी के बगैर वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद वो कहता है DBMS के जो फीचर्स हैं, मतलब इसके खसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक्स, वो क्या हैं। फीचर से मुराद ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। वैसे फीचर यूजेस में भी आते हैं। ठीक है, 12 इसने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, उसमें पहला फीचर इसने डिक्शनरी लिखा हुआ है। हालांकि ये नुकसान में हमने पढ़ा, नुकसान क्या है कि डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये फीचर भी तो है कि डिक्शनरी बन जाती है। अगर ना बनती डिक्शनरी तो फिर उस बंदे की जरूरत पड़ती है जो हमें समझाए आके कि भाई ये काम मैंने ऐसे किया। तो डिक्शनरी चूंकि बन जाती है ना इसके अंदर, तो ये एक फीचर भी है इसका। उसके बाद यूटिलिटीज़, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि हमें सहूलत देते हैं डेटाबेस में डाटा स्टोर करने की, तो इन्हें यूटिलिटीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद है क्यूरी लैंग्वेज। डेटाबेस एक ऐसा कोर्स है, डेटाबेस एक ऐसी फील्ड है जिसकी मार्केट में एक लैंग्वेज मौजूद है काम करने के लिए। सॉफ्टवेयर तो है ही, लैंग्वेज भी मौजूद है, और उस लैंग्वेज को कहते हैं SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं और उन कमांड से हम एंटर करके उन कमांड्स को अपना काम कर सकते हैं। लाइक C लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस थे, लेकिन ये आसान होती है, इसके अंदर कमांड्स होती हैं, तो इसे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। कुछ कमांड्स यहाँ लिखी हैं वो याद कर लीजिएगा, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट वगैरह। उसके बाद है रिपोर्ट जनरेटर। ये डेटाबेस की फैसिलिटी है, एक फीचर है कि इसके अंदर रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती है। स्टूडेंट्स की रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल आप लोगों का जितना भी डेटाबेस है वो बोर्ड वालों के पास या आपके कॉलेजेस वालों के पास टेबल की शक्ल में स्टोर है, फाइल बनी हुई है, लेकिन जब उन्होंने आपकी रिपोर्ट निकालनी होती है, आपके घर में रिजल्ट भेजना होता है या आपको रिजल्ट दिखाना होता है, तो वो उस फाइल में एक स्टूडेंट के रिजल्ट को रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड की शक्ल दे देते हैं, जो भी उसकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट कार्ड की शक्ल दे देते हैं और वो उसको दे देते हैं। तो ये उस सॉफ्टवेयर की एबिलिटी होती है कि हर रिकॉर्ड को एक रिपोर्ट की शक्ल दे दे, इसके अंदर रिपोर्ट जनरेटर। तो जितने भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होती है जिसे कहते हैं रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड उसके ऊपर एक तरतीब में, जो भी फॉर्मेट हमने सेट किया हुआ, अदारे का नाम वगैरह है, सारा कुछ उस फॉर्मेट में उसको नजर आता है। जैसे बोर्ड का आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है तो वो रिपोर्ट होती है। उनके पास डाटा आपके पास टेबल की शक्ल में ही था, लेकिन उन्होंने उसको कन्वर्ट किया रिपोर्ट की शक्ल में। एक्सेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसकी अच्छी है, सिंपल ही है, और बैकअप एंड रिकवरी, इसके अंदर बैकअप और रिकवरी ये इसके एडवांटेज में भी था। तो ये इसके फीचर्स थे। तो उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब जो है ना वो टेस्ट आपके सामने आएगा, तो देखते हैं कि आपने कितना लेक्चर को फॉलो किया। सो अभी जो टेस्ट आएगा उसमें, उसके बाद हम उसकी डिस्कशन भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट आपके सामने आ गया है जी। इसमें सबसे पहला MCQ है, 2 डायमेंशनल अरे और टेबल ऑफ डाटा कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन। हाँ जी, 2 डायमेंशनल अरे और टेबल ऑफ डाटा कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन। ये
लाइन जो है इसका मतलब वही है जो मैंने आपको यहाँ लेक्चर में समझाया था, बस लाइन को थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो आंसर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ईकैट में स्टेटमेंट को समझना आधे से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करने के मुतरादिफ है। नंबर 2 है ऑल रिकॉर्ड सेव इन। रिकॉर्ड किस तरह से सेव होते हैं कि हाँ कहाँ पे सेव होते हैं, कॉलम्स में, टेबल में, रोज में, या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी विच मीन्स अ प्लेस वे डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। कहाँ पे डाटा जो है हमारा स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक बड़े तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव होता है। नंबर 4 है डाटाबेस इज अ कॉम्प्लेक्स। डाटाबेस कॉम्प्लेक्स क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, क्लासिफाइड स्ट्रक्चर है, या नन ऑफ दीज। ये भी इजी एमसीक्यू है, इसके भी स्टेटमेंट में ही आंसर मौजूद है। नंबर 5 अ सेट ऑफ डाटा अवेलेबल टू द यूज़र द सो कॉल्ड। जी डाटा जो यूज़र के लिए अवेलेबल होता है उस यूज़र वो उस डाटे को हम क्या कहेंगे। डीबीएमएस इज टू इम्पोज अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन। ये भी आसान है, इसके भी स्टेटमेंट में ही आंसर मौजूद है। एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर, एसक्यूएल का क्या मकसद होता है। अच्छा ये एमसीक्यू मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ये बुक में मेंशन नहीं है, तो बहरहाल ये मैं आपको बता दूंगा आफ्टर टेस्ट। नंबर 11 है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही आसान है ना, कई दफ़ा इतने इजी एंटी टेस्ट में एमसीक्यू आ जाते हैं, बच्चों को लगता है कि यार इतना इजी है, ऐसा हो नहीं सकता, तो वो जो उन्हें सही आंसर लग रहा होता है वो समझते नहीं यार इतना इजी हो नहीं सकता, तो वो फिर कई और आंसर लगा देते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, कई दफ़ा इतना ईजी भी आ जाता है। द मैनिपुलेशन एंड प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। ये भी आसान है। नंबर 13 अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड। ये भी आसान ही है। नंबर 14 ईच आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड विद इन अ रिकॉर्ड। नंबर 15 अ सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय डीबीएमएस। नहायत ही आसान। नंबर 16 एसक्यूएल इज ए। एसक्यूएल क्या है। नंबर 17 द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस फाइल इज। ये वही प्रोग्राम जो हमारा डाटा फाइल्स थी उनकी एक्सटेंशंस मैंने कहा था उसमें से आया ये क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद 18 है द फाइल नेम एंड द एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय ए। फाइल का नाम और एक्सटेंशन किस से सेपरेट किया जाता है। नंबर 19 डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। ये भी आसान था। नंबर 20 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इंक्लूड। कौन कौन से कंपोनेंट हैं डेटाबेस के अंदर जो इंक्लूडेड हैं, ये भी इजी है।